मौसम विभाग के अनुसार प्रदेशों के कई प्रांतों में हल्की बौछार होने की संभावना है। एक किसान जिसका नाम रघुवीर है, वो अपने खेतों में खड़ा होकर बहुत परेशान हो रहा था। परेशान होकर वो कहने लगा, हे भगवान, हमें कब तक इन परेशानियों का सामना करना होगा। 2 सालों से बारिश नहीं हुई है। सूखा पड़ने से सारी फसल नष्ट हो जाती है। अब तो खाने के भी लाले पड़ने लगे हैं। बैंक वाला कहता है कि हमें पहले फसल के लिए लिया गया कर्ज वापस दो। अगर वो चुका नहीं सके तो अच्छा नहीं होगा। हे भगवान, इंद्रदेव कब हमारा भला करेंगे। तभी वहां एक दूसरा किसान आया और रघुवीर से कहने लगा, अरे भाई सुनो, अभी अभी रेडियो पर मौसम के बारे में बताया गया है कि 2 दिनों में बारिश होगी। यह सूचना मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। अगर ऐसी बात है तो समझ लो 2-3 साल बारिश नहीं होगी। ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? हम जानते हैं कि तुम बहुत परेशान हो। अब हम सब कर ही क्या सकते हैं? यह हमारे हाथ में तो थोड़ी है। 2 दिन में बारिश होगी, 3 दिन में बारिश होगी, यही कहते कहते तो 2 साल बिता दिए, लेकिन बारिश नहीं हुई। चलो घर चलते हैं। यहाँ खड़े होकर खेतों को जितना देखोगे उतना ही दुख होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो भाई। देखो, खेत बंजर हो गए हैं। इन खेतों को देखना जले पर नमक छिड़कने जैसा लगता है। चलो चलते हैं। इतनी बातें करके वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। उसी गांव में चिराग नाम का एक लड़का रहता है। उसके माता पिता न होने के कारण वो अपनी दादी के साथ रहता है। चिराग कोई काम धंधा नहीं करता, बस आवारा लोगों की तरह गांव में घूमता रहता है, जिसके कारण उसकी दादी बहुत परेशान रहती हैं। लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा था और लोगों की मदद भी किया करता था। एक दिन उसकी दादी उसे जगाते हुए कहने लगी, बेटा उठ जा, सुबह हो गई है, कब तक सोता रहेगा। दादी, आप क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो? मुझे सोने दो। तू हर रोज रात को देर से आता है और सुबह देर से उठता है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? तेरे माता पिता ने तो सारा भार मुझ पर डाल दिया है और खुद तो परलोक सिधार गए। अच्छा ठीक है दादी, आप तो हर रोज सुबह ताने सुनाने लगती हो। अभी उठ रहा हूँ। इतनी सुबह सुबह मीलों दूर से पानी लाती हूँ, मेरी तो कमर ही टूट जाती है। और तू है कि कुछ काम धंधा ही नहीं करता और मेरी बात भी नहीं मानता। आप चिंता मत करो दादी, मैं आपके लिए गांव में कुआं खुदवाऊंगा। तुम्हारी ये मीलों दूर से पानी लाने की समस्या दूर हो जाएगी। तुम्हें तो पता ही है, कई लोगों ने कुएं खोद कर देखे हैं, लेकिन उन्हें अच्छा पानी नहीं मिल सका है। तो तुम कौन सी खेत की मूली हो जो कुआं खोदोगे और पानी निकल आएगा। अच्छा सुनो, ये फावड़ा उठाओ और खेतों में कुछ मिट्टी का काम बाकी है, उसे पूरा करके आओ। दादी, ये कुदार और फावड़ा चलाने का काम मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ जाकर नौकरी की तलाश करूँगा और फिर शाम तक गांव लौट आऊँगा। तू तो बस यही कहता रहता है, अब मैं तेरा क्या ही करूं। भला तू मेरी बात मानता है क्या? जो करना है कर, मुझे नहीं पता। कुछ देर बाद चिराग शहर के लिए निकल लेता है। चलते चलते वह एक जंगल के पास पहुंचता है और कहने लगता है, चलते चलते तो मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन अगर विश्राम करने बैठा तो शाम हो जाएगी।
और मुझे गांव वापस भी लौटना है और शहर भी अभी बहुत दूर है। वह ये सब सोच ही रहा होता है कि उसे अपनी ओर तेजी से एक हाथी आता हुआ दिखाई देता है। अरे यह तो पागल हाथी लग रहा है और यह मेरा पीछा कर रहा है। मुझे यहाँ से भागना चाहिए। इतना सोचकर चिराग भागने लगता है। भागते भागते उसे सामने एक गुफा दिखाई देती है जिसमें वो चला जाता है। गुफा में जाते ही चिराग को एक मूर्ति दिखाई देती है। वह आवाज सुनाई देती है, आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। कौन है इस गुफा में? कोई है क्या? हाँ, तुम जो सुन रहे हो वह मेरी ही आवाज है। मैं मूर्ति के रूप में एक यक्ष हूँ। एक साधु ने मुझे श्राप दिया था जिसके कारण मैं मूर्ति बन गया। लेकिन तुम्हें इस मूर्ति से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी? मैंने जब यह साधु से पूछा तो उन्होंने कहा कि उनसे कुछ दूरी पर एक घड़े में जल रखा है। अगर कोई इंसान उस जल को मुझ पर छिड़क देगा तो मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। चिराग ने मंदिर के पास रखे जल को मूर्ति के ऊपर छिड़क दिया। जल पड़ते ही मूर्ति में जान आ गई व वो यक्ष में बदल गई। अपने वास्तविक रूप में आकर यक्ष ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत आभार युवक, तुम्हारी वजह से मुझे मुक्ति मिल गई। मैं तुम्हें मेरी मदद करने के बदले में 2 वरदान देता हूँ। क्या आप मुझे वरदान दे रहे हैं? हाँ, एक वरदान तुम्हारे लिए उपयोगी है और दूसरा वरदान केवल दूसरों के लिए उपयोगी है। अगर तुम चाहो तो पहला वरदान दूसरों के लिए भी उपयोग कर सकते हो, लेकिन दूसरा वरदान तुम अपने लिए उपयोग नहीं कर सकते। क्या एक मेरे लिए और एक दूसरों के लिए? मैं अगर चाहूँ तो अपना वरदान दूसरे को दे सकता हूँ, परंतु दूसरा वरदान मेरे लिए उपयोगी नहीं होगा। चलो अच्छा, अब मैं चलता हूँ। यक्ष वहाँ से चला जाता है और फिर चिराग कहने लगता है, हाथी गया या नहीं? बहुत देर हो गई है, अब तक तो चला जाना चाहिए था। वह बाहर निकलकर देखता है तो हाथी वहाँ नहीं होता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और फिर सोचने लगता है, अब तो बहुत देर हो गई है, शहर भी नहीं जा सकता। चलो घर ही चलता हूँ, वैसे भी भूख लगी है। पता नहीं दादी क्या क्या सुनाएंगी मुझे। चिराग वहाँ से गांव के लिए निकल लेता है। वह गांव पहुँचने वाला होता ही है कि रास्ते में उसे रघुवीर मिल जाता है। कहाँ से आ रहे हो रघुवीर चाचा? मैं खेतों से आ रहा हूँ बेटा। हर रोज उन सूखे खेतों को देखना जरूरी है क्या? शहर क्यों नहीं चले जाते? वहां जाकर कोई काम धंधा ढूंढो। हाँ, 2-4 दिन और देखता हूँ, फिर शहर जाने के अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है। वो दोनों ये सारी बातें करके गांव चले आते हैं। घर पहुंचते ही चिराग से दादी कहती हैं, आओ बेटा, कहा था शहर जाओगे, गए कि नहीं? दादी, मैं शहर तो नहीं गया, लेकिन एक यक्ष को मुक्ति दिलवा कर आ रहा हूँ। हाँ बेटा, मेरी ही सुनाई हुई कहानियाँ मुझे ही सुनाओ, तुम नहीं सुधरोगे। नहीं दादी, मैं सच कह रहा हूँ, और उस यक्ष ने मुझे 2 वरदान अभी दिए हैं। बस बहुत हो गया, जाओ हाथ मुंह धो लो, खाना खाओ और सो जाओ।
अगली सुबह होते ही दादी चिल्लाकर कहने लगी, चिराग, चिराग, बेटा उठ जाओ, दोपहर हो गई है, कब तक सोते रहोगे? मुझे अभी और सोने दो दादी। बेटा, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं इतनी दूर पानी लेने नहीं जा पाऊंगी, तुम जाओ और पानी ले आओ। दादी, मैं इतनी दूर पानी लेने नहीं जाऊंगा। एक दिन पानी नहीं पिएंगे तो क्या हम जीवित नहीं रह पाएंगे? हे भगवान, अब मैं इस लड़के को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हे प्रभु, मुझे मरने का वरदान दे दो। अरे हाँ, मुझे वरदान से याद आया, कल यक्ष ने मुझे 2 वरदान दिए थे। उनमें से एक वरदान का प्रयोग करके मैं अपने लिए कुआं मांग लेता हूँ। मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। 2-4 मंत्र पढ़ लेने से वरदान नहीं मिल जाते। अच्छा, ये घड़ा पकड़ो और जाओ पानी लेकर आओ। एक बार कोशिश कर लेता हूँ, अगर मिल गया तो हमारा भाग्य और हमारे साथ साथ हमारे गांव वालों का भी भाग्य खुल जाएगा। चिराग अपने मन में कुछ बुदबुदाता है। अपनी दादी के साथ साथ वो गांव वालों के लिए भी कुआं मांग लेता है। तभी बाहर से कुछ जोर की आवाज आती है। अरे, ये आवाज कैसी है? क्या सच में हमारा वरदान काम आया? हमें कुआं मिल गया। चलो दादी, चलकर देखते हैं। जब वे दोनों बाहर आकर देखते हैं तो सच में वहाँ पर एक कुआं होता है, जिसे देखकर दादी कहती हैं, अरे वाह, यहाँ तो सच में कुआं आ गया। अब गांव वालों को मीलों दूर जाकर पानी लाने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, मुझे लग रहा था तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन तुम जो कह रहे थे वो सच था। उस यक्ष ने जो बोला था वो सच था। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। हमारे पास अभी एक वरदान और है, मैं उसका उपयोग करके बहुत धनवान बन जाऊंगा। नहीं बेटा, जल्दबाजी मत करो। तुम्हारे पास केवल एक ही वरदान बचा है, उसे सोच समझ कर प्रयोग करना। आप ठीक कहती हैं दादी, मैं शहर जाऊंगा, वहां जाकर धनी लोगों का रहन सहन देखूंगा और फिर वरदान मांगूंगा। अगले दिन चिराग शहर चला जाता है। पूरा शहर घूमने टहलने के बाद चिराग को एक इमारत दिखाई देती है। इतनी बड़ी इमारत, ऐसी इमारत मैंने आज तक नहीं देखी। अगर ऐसी इमारत मेरे पास हो जाए तो कितना अच्छा होगा। मैं पहले यह बात दादी से बता देता हूँ। इतना सोचकर चिराग अपने घर के लिए वापस चल पड़ता है। जब वह गांव पहुंचने वाला ही होता है कि उसे गांव का ही एक व्यक्ति मिल जाता है और उससे कहता है, अरे चिराग, जल्दी से चलो, तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत खराब है। हमने डॉक्टर को बुला दिया है और तुम्हारी दादी तुमको याद कर रही हैं। और तुम्हें पता है क्या कि अपने गांव के हरिदास दादा ने फांसी लगा ली है। उनके पास बहुत कर्ज हो गया था, वो कर्ज नहीं चुका सके, इसलिए उन्होंने फांसी लगा ली। यह सब तो बरसात के कारण हुआ है। अगर सही समय पर बरसात हो जाती तो आज हरिदास दादा हमारे साथ होते। चिराग को तो सिर्फ अपनी दादी की चिंता थी। इन सब बातों का चिराग पर कोई असर नहीं हुआ। वो दोनों घर लौट आए। घर आते ही चिराग ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, मेरी दादी की तबीयत कैसी है?
बेटा, मैंने तुम्हारी दादी को दवा दे दी है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारी दादी को अब केवल भगवान ही बचा सकता है। अच्छा तो ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। दादी, आप चिंता मत करो, मेरे पास एक वरदान है। मैं इस वरदान का उपयोग करके आपको स्वस्थ कर दूंगा। मेरे लिए आपसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। नहीं बेटा, मुझे आज नहीं कल तो जाना ही है। मेरी एक बात मानोगे? मैंने आज ही सुना कि हरिदास अपना कर्ज नहीं चुका पाया, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। हमारे गांव के किसान बारिश ना होने के कारण बहुत सी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तुम अपने वरदान में गांव वालों के लिए बारिश मांग लो। सारा गांव हरा भरा होगा तो तुम्हें भी प्रसन्नता मिलेगी। आप बहुत अच्छी हो दादी, आप सबके बारे में सोचती हो। हम ऐसा ही करेंगे। चिराग एक बार फिर से मन में यक्ष को याद करके जैसा दादी ने कहा था वैसा वरदान मांग लेता है और गांव में जोरों की बारिश होने लगती है। गांव में बारिश होने से पूरा गांव बारिश का आनंद लेने लगता है। बेटा, अब मुझे शांति मिल गई। मुझे लगता था मेरा बेटा निकम्मा है, लेकिन मुझे नहीं पता था आखिर में मेरा बेटा ही गांव का रखवाला बनेगा। जब ये सब हो रहा था तभी वहाँ यक्ष प्रकट होते हैं और कहते हैं, बेटा चिराग, तुम्हारी अच्छाई ने मेरे मन को छू लिया है। मेरे दिए गए वरदानों को तुमने दूसरों के लिए प्रयोग किया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी दादी को ठीक करने के साथ साथ मैं तुमको एक और वरदान देता हूँ। तो यक्ष महाराज, मैं इस वरदान में अपने और अपनी दादी के लिए धन दौलत और ऐश्वर्य मांगता हूँ। तथास्तु। यक्ष वहाँ से चला जाता है और फिर चिराग कहने लगता है, जैसा चिराग चाहता था वैसे ही उसे धन दौलत व ऐश्वर्य मिल गया। वह अपनी दादी के साथ खुशी से रहने लगा। साथ ही गांव के लोग भी अच्छी फसलें काटकर शहरों में बेचकर अच्छा धन कमाते हैं। वह गांव में खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं।